परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई सच्चाई प्रकाश है। दोस्तों आज की क्लास में बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 पर्यावरण, क्लास नंबर 3 रहेगी और चैप्टर रहेगा हमारे पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन के प्रीवियस ईयर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्लास 30 एमसीक्यूज करेंगे और हमारी ये रिवीजन क्लास चल रही है। इसके पहले हम ऑलरेडी सब्जेक्ट वाइज सिलेबस वाइज क्लासेज कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए रिवीजन करते हैं, तैयारी को मजबूत करते हैं और बेहतर प्रिपरेशन के साथ स्टेट एग्जाम को फतेह करते हैं। कहते हैं कि तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, कमियाँ निकालने के लिए तो लोग हैं ना। कहते हैं तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपने देखने ही है तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। इसलिए मेहनत करिए, अपने माता पिता के सपने को साकार करना है तो सभी को कमेंट करना है, प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। प्रथम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। और यह क्वेश्चन एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में आया हुआ प्रश्न है और इसी लेवल के आपके टीटी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो हम प्यारे मित्र जानते हैं नवीकरणीय संसाधन वे कहलाते हैं जैसे जल पुनः हम उत्पादन कर सके। जैसे जलवायु, कितना भी जल हम खर्च करें पुनः फिर से दोबारा हमें मिल जाता है, वायु भी दोबारा मिल जाती है, ठीक है। जल 2 बार हो गया है, जल भी मिल जाता है। लेकिन कोयला, यह कोयला क्या है, कोयला नवीकरणीय संसाधन नहीं आता है। कोयला अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आ जाता है क्योंकि कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जो निश्चित सीमा तक रहेगा और इसके बाद इसका इंधन अंत हो सकता है, ठीक है। तो जो सीमित संसाधन होता है, सीमित समय के लिए होता है, वो उसको हम क्या करते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कह सकते हैं। अर्थात हम समझें जो प्राचीन पौधे के अवशेष से बनता है, जो लाखों वर्षों तक तीव्र ऊष्मा और दाब के अधीन दफन रहता है, यह एक अक्षय संसाधन नहीं है क्योंकि इसके बनने से भूगर्भीय समय लगता है। भूगर्भीय समय मतलब समझ जाइए, जिसका अर्थ है कि इसे मानव समय सीमा के भीतर फिर से नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए यह अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। प्यारे मित्रों, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर का कमेंट आना चाहिए जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, नमस्कार और नमन करते हैं। दूसरा प्रश्न है भूतापीय ऊर्जा का किस प्रकार संसाधन है। पारंपरिक नवीकृत है या अपारंपरिक अनवीनीकृत हो जाएगा। अपारंपरिक या नवीनीकृत, पारंपरिक या अनवीनीकृत हो जाएगा। तो शिक्षकों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे ब्रदर सिस्टर, आप सभी लोग ज्ञानी सर व्याख्याता लोग हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन कहलाता है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक और अनवीनीकृत संसाधन कहलाता है। यह नवीनीकृत कहलाएगा नहीं, अनवीनीकृत नहीं आएगा। अनवीनीकृत कोयला होता है। भूतापीय ऊर्जा को फिर से बनाया जा सकता है क्योंकि जब तक ये सूर्य की एनर्जी है तो भूतापीय ऊर्जा ताप के माध्यम से बनाया जा सकता है, तो ये नवीनीकृत में आ जाएगा। ये तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा। अपारंपरिक कहलाएगा भूतापीय ऊर्जा और नवीनीकृत कहला जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है कि सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात हो रही है। वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, वाहन उद्योग दोनों में होती है। किसमें होगा सभी लोग बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है और सभी को बताना है आउट ऑफ 30 में से आप लोगों का क्या स्कोर आ रहा है। 30 में प्रश्नों में से आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। और रिवीजन क्लास चल रही है, रिवीजन क्लास को बेहतर बनाइए। तो सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है, तो वो होता है यह वाहनों एवं उद्योगों में सीएनजी का होता है। एमपी टेट 2022 में आया हुआ प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, यह भी टीटी एग्जाम में आया कि एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। यूपी टेट 2017 में पूछा गया था। यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। सभी बताइएगा जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। देखिए हमने पढ़ा है एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीले ज्वाला जलने वाला है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यह मीथेन उत्सर्जित करता है। मीथेन मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस सीएनजी का घटक कहलाता है। एलपीजी क्या है, एलपीजी के संबंध में कि मीथेन उत्सर्जित करता है, यह गलत होगा। तो डी ऑप्शन क्या है, असत्य हो जाएगा, अर्थात सत्य नहीं दिया गया है। एलपीजी को एक स्वच्छ ईंधन मानते हैं, क्लीन फ्यूल माना जाता है क्योंकि यह जलने पर बहुत कम धुआं और ना के बराबर हानिकारक गैसें छोड़ता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बढ़ते हैं, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सपने को साकार करना है, प्रत्येक प्रश्न का कमेंट आना चाहिए, फीडबैक आना चाहिए। और हमारी संस्था की टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598, इसमें व्हाट्सएप करना है और हमारी टीम आप तक फॉरवर्ड कर देगी डिटेल। टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए, टॉपर नोट्स प्राप्त कीजिए और अपनी तैयारी को 15 से 20% और मजबूत करिए और पक्की करिए, ताकि आप अपने सपने को साकार कर पाएँ, माता पिता के सपने को साकार कर पाएँ। तो यहाँ पे एलपीजी का किसका संक्षिप्त रूप कहलाता है, तो हम बता ही चुके हैं कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी इसका फुल फॉर्म होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अक्सर पूछा जाता है और एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट में कई बार ये रिपीट हुआ है, आया हुआ है। और अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से विषम को चयनित करना है। ये एसटीटी हरियाणा टीटी 2015 में आया हुआ प्रश्न है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जरी ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा। अब इसमें देखिए, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया और जरी ऊर्जा, ये कहीं ना कहीं कैसे ऊर्जा कहला गए, ये तीनों एक ही कैटेगरी की एनर्जी कहला जाते हैं। लेकिन एक प्राकृतिक गैस, गैस एक अलग कैटेगरी हो गई। तीनों क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा, चौथी हमारी क्या, गैस दे दी गई। तो ये क्या होगा, ये विषम कहला जाएगा। इसलिए कार्य क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे नहीं जा सकते, लेकिन नेगेटिव या नकारात्मक देकर कुछ कंडीशन और जोड़कर पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से 1 नंबर का पूछा जाता है, कभी कभी 2 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, पौधे, यूरेनियम। देखिए, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत वे प्राकृतिक स्रोत जो कभी खत्म नहीं होते, लगातार प्रकृति द्वारा रिसाइकिल होता रहता है, असीमित मात्रा में उपलब्ध होता है। तो कोयला तो असीमित मात्रा में नहीं होगा, ना ही पेट्रोलियम भी खपत होता है, यूरेनियम भी खपत होगा। तो क्या नवीकरणीय जो हमेशा लगातार बना रहेगा वह होते पौधे, पौधे बने रहेंगे। रिसाइकिल पौधे होंगे, उनके बीज उत्पन्न होंगे, फिर वह बारिश होगी, फिर पौधे और उत्पन्न होंगे। तो ये रिसाइकल चलता रहता है, सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है वह पौधे। तो थर्ड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमें सही कर लेना है। अगला, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन कौन सा कहलाएगा, जो इन्वायरमेंट के लिए सुरक्षित हो। देखिए, डीजल तो है नहीं है, लकड़ी भी कहीं ना कहीं कोयला और धुआं उत्पादन करती है जो प्रदूषण फैलाती है, केरोसिन भी प्रदूषण है, गैस। पर्यावरण सुरक्षित ईंधन किसको माना गया, गैस को जो है पर्यावरण सुरक्षित ईंधन माना गया है, इसलिए गैस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो BTET 2011 में आया हुआ प्रश्न है, सभी को ध्यानपूर्वक देखना, समझना और फीडबैक करना है कि इनमें से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है। सभी लोग बताइए जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना। पशुमल, खनिज तेल, जैव कचरा या मानव मल। तो मेरे प्यारे मित्र, आप सभी लोग जानते हैं कि बायोगैस संयंत्र में क्या क्या प्रयोग होता है, क्या नहीं होता है। देखिए, बायोगैस संयंत्र में पशुमल होता है, जैव कचरा करते हैं, मानव मल होता है, लेकिन खनिज तेल नहीं होता है। ठीक है, तो बायोगैस संयंत्र में ये BTET 2011 में आया हुआ प्रश्न है, बिहार TT में पूछा गया प्रश्न था, बहुत ही सरल साधारण सा प्रश्न था। हालांकि ये प्रश्न इस प्रकार के रिपीट नहीं होंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन के तौर पर हमें नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें देकर इसको नेगेटिव फॉर्म में चेंज कर से आपसे पूछा जाएगा। और एग्ज़ाम में अक्सर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जल्दबाजी में, उन्हीं गलतियों का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, इसलिए सभी को तत्पर रहना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। पिलानी, जयपुर, आगरा, दिल्ली। ये 30 प्रश्न आपको 1 नंबर पक्का करेंगे, तय कर देंगे। एक एक प्रश्न, एक एक नंबर को जोड़ते जाइए, अपने सपने को साकार करते जाइए। तो भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, पिलानी। पिलानी कहाँ है, पिलानी राजस्थान में है। कहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान में है। और यह संयंत्र जब बना 1950 के दशक में बना था। CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अधीन स्थापित हुआ है। तो किसी भी प्रकार से पूछा जाए आपसे बनना चाहिए, हर एक प्रश्न का जवाब आपके पास होना चाहिए। माइंड की मेमोरी में सारा कुछ सेव कर लीजिए और एग्जाम हॉल में बिल्कुल विस्फोट कर दीजिएगा, ताकि सारे प्रश्न आपके सही हो जाए। गैसोहॉल पर्यावरण के अनुकूल एक वैकल्पिक ईंधन है, यह किसका मिश्रण है। गैसोहॉल आपने नाम सुना होगा, कई बार आपके चीज़ें आई होंगी। इसको गैसोहॉल, इसको गैसोलीन अर्थात पेट्रोल और इथेनॉल, एथिल एल्कोहल का एक मिश्रण होता है, जिसको हम गैसोहॉल बोलते हैं। और 90% इसमें पेट्रोल होता है और 10% इथेनॉल होता है। और इथेनॉल के नवीकरणीय जैविक स्रोत जैसे मक्का, गन्ना, अन्य कृषि अवशेषों से प्राप्त होता है।
तो गैसोहाल की बात करें तो गैसोलीन, पेट्रोल और इथेनॉल, पहला ऑप्शन यहाँ पे मिश्रण कहला जाएगा, सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भूतापीय ऊर्जा के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है। भूतापीय ऊर्जा ये एक ऐसा टॉपिक है, एग्जाम में आता है। तो भूतापीय ऊर्जा की अगर बात करते हैं, ये पृथ्वी के अंदर मौजूद एक प्राकृतिक ऊष्मा होती है। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जानना सभी के लिए ज़रूरी है। और आपके ऑप्शन से 4 दिए जाएंगे एग्जाम में, और 4 में से एक ही ऑप्शन सही होता है, और वही ऑप्शन होगा कि ये पृथ्वी के भीतर संचित ऊष्मा से प्राप्त होती है, और ये नवीकरणीय। तो भूतापीय कौन सा एक नवीकरणीय स्रोत कहलाएगा, नवीकरणीय संसाधन कहला जाएगा, क्योंकि इसको पुनः रिसाइकिल में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न पूछा गया, प्यारा प्यारा कमेंट करना है। प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, टीचर, जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी कमेंट कीजिएगा। ओशन थर्मल एनर्जी OTE या समुद्री तापीय ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा, समुद्र की सतह और गहराई के तापमान में अंतर, समुद्र के पानी की लवणता, समुद्र के भीतर आने वाले भूकंप। ओशियन थर्मल एनर्जी या हम समुद्री तापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं, या महासागरीय ऊर्जा तापीय OTE कहते हैं। समुद्र और सतह और गहराई के मौजूद पानी के बीच का प्राकृतिक तापमान का अंतर कहला जाता है, और ये होता है समुद्र की सतह और गहराई के तापमान का अंतर। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। हर प्रश्न का जवाब देते जाइए, कमेंट करते जाइए, आंसर करते जाइए और प्रिपरेशन को मजबूत करते जाइए। हाइड्रोजन को भविष्य का स्वच्छतम ईंधन माना जाता है, क्योंकि इसके दहन के उप उत्पाद के रूप में केवल क्या निकलता है। बहुत अच्छा प्रश्न, मतलब ये आपको ऑलरेडी उत्तर दे दिया गया कि भविष्य का स्वच्छतम ईंधन कौन है, हाइड्रोजन है। इसके दहन से उप उत्पाद के रूप में क्या निकलता है, और वह निकलता है केवल H2O, अर्थात केवल जल निकलता है, जो कि हानिकारक नहीं है, इसलिए इसको भविष्य का स्वच्छतम ईंधन माना जा रहा है। इसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बायोगैस में मीथेन की अनुमानित मात्रा कितनी होती है, जो इसे एक उच्च ऊष्मीय मान वाला ईंधन बनाती है। 20 से 30%, 50 से 75, 90 से 95 या 10 से 15%। तो मेरे प्यारे मित्र सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सब व्याख्याता लोग हैं, कि बायोगैस में आमतौर मीथेन जो होता है 50 से लेके 75% तक होती है, और यह मुख्य ज्वलनशील घटक होता है। इसमें एक उच्च ऊष्मीय मान वाला ईंधन बनाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारी ये रिवीजन क्लास है, ध्यान रखिएगा, और इसके पहले हमने डिटेल से क्लासेज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है। आपको यूट्यूब पे जाना है, प्लेलिस्ट चेक करना है, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो जाएंगी। फ्लाई एशन या फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उप उत्पाद है, जो किसके उपयोग से प्राप्त होता है। फ्लाई ऐश आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आप आज सुन लीजिए और बता लीजिए। फ्लाई ऐश मतलब कोयले से चलने वाले जो ताप विद्युत संयंत्र होते हैं, ठीक है ना, इससे प्राप्त होने वाला एक उप उत्पाद होता है। जिसे बिजली बनाने के लिए जब संयंत्र में कोयला को बहुत उच्च तापमान पर जलाया जाता है, तो उसके दहन के बाद यह महीन राख जो उत्पन्न होती है, उसी को बोलते हैं। अर्थात थर्मल पावर प्लांट में कोयले के जलने से फ्लाई ऐश प्रदूषक होता है। थर्मल पावर प्लांट कोयले के जलने से। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। यदि LPG में मीथेन उत्सर्जित नहीं होता है, तो इसके जलने पर मुख्य रूप से कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है। सोचिए, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, LPG का संदर्भ आया और बच्चे, आप शिक्षक बन चुके हैं, तो बच्चे आपसे पूछे कि सर या मैम ये बताइए कि LPG में मीथेन उत्सर्जित क्यों नहीं होता है, या इसके जलने पर मुख्य रूप से कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलेगी। जैसे आपने बताया कि बच्चों LPG में मीथेन उत्सर्जित नहीं होती है, तो वहाँ से एक बच्चा खड़ा होता है और आपसे प्रश्न करता है कि इसके जलने पर सर ये बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलेगी। तब आपका जवाब होना चाहिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोकार्बन होने के कारण पूर्ण दहन यह CO2 और जलवाष्प बनाता है। तो जलवाष्प तोड़ जाएगा, बचता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा है जो पर्यावरण के लिए सबसे कम हानिकारक हो। सबसे कम हानिकारक ऊर्जा बताइए। क्या वह कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, परमाणु ऊर्जा है।
तो आप सभी लोग जानते हैं इतना, बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है। देखिए कोयला तो हानिकारक है, पेट्रोलियम भी हानिकारक है, परमाणु ऊर्जा भी है। तो नेचुरल गैस जो होती है, प्राकृतिक गैस होती है, यह पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कहलाती है, जो पर्यावरण के लिए सबसे कम हानिकारक कैटेगरी पर आती है। और जीवाश्म ईंधनों में सबसे स्वच्छ मानी जाती है प्राकृतिक गैस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तटीय क्षेत्रों में ऊर्जा का कौन सा अपरंपरागत स्रोत सबसे अधिक व्यवहारिक और पर्यावरण अनुकूल हो सकता है? भूतापीय ऊर्जा, ज्वरीय और तरंग ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या कोयला ऊर्जा? तो मेरे प्यार में सभी लोग जानते हैं, तटीय क्षेत्रों में ऊर्जा का वह अपरंपरागत स्रोत जो सबसे अधिक व्यवहारिक और पर्यावरण के अनुकूल हो जाता है, वह कहलाता है ज्वरीय और तरंग ऊर्जा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर अगर आप लोगों को डाउट होता है, बेफिक्र होकर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। साथियों, बायोमास ऊर्जा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्रोत अंततः क्या कहलाता है? बायोमास एनर्जी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों की बात कर रहा है, मतलब सौर ऊर्जा की बात हो रही। सौर ऊर्जा, क्योंकि पौधे का प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही बायोमास बनता है, ये बनाया जाता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि मृदा संरक्षण की समुच्चय रेखी जुताई विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि रेत की टीलों के प्रसार को रोकना, ढालू भूमि पर जल के प्रवाह की गति को धीमा करना और अपरदन को रोकना, मिट्टी की लवणता को कम करना या फसलों में कीटों के प्रभाव को रोकना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मृदा संरक्षण की समुच्चय रेखी जुताई विधि का जो मुख्य उद्देश्य होता है, ढालू भूमि पर जल के प्रवाह की गति को धीमा करना और अपरदन को रोकना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज द बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अक्सर डेट वाले नाम वाले एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, इनको भी पढ़ना है, सन वाले पढ़ के ही जाना है, क्योंकि 2-3 प्रश्न तो सन वाले रखे हुए हैं। आइए देखते हैं। क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष द लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट प्रकाशित कर वैश्विक स्तर पर संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर चिंता जताई थी? अब है दोस्तों 1972 इज द राइट आंसर। क्या होगा? 1972, 1972 इज द राइट आंसर हो जाएगा। द लिमिट्स टू ग्रोथ, यह क्लब ऑफ रोम की सबसे प्रसिद्ध रिपोर्ट मानी जाती है और इसमें चेतावनी दी गई थी कि यह यदि प्राकृतिक संसाधनों को दोहन और जनसंख्या वृद्धि इसी गति से जारी रही तो 21वीं सदी में आर्थिक और सामाजिक पतन हो सकता है या होगा। तो यह वही है, 1972 में रिपोर्ट तैयार की गई और सामने लाई गई थी। सतत विकास के संदर्भ में प्रसिद्ध ब्रंटलैंड रिपोर्ट का वास्तविक शीर्षक क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, अपने माइंड की मेमोरी पर ध्यान रखिए और सेव कर लीजिएगा। सतत विकास के संदर्भ में प्रसिद्ध ब्रंटलैंड रिपोर्ट का वास्तविक शीर्षक क्या था? हमारा साझा भविष्य, पर्यावरण और विकास, एजेंडा 21 या पृथ्वी का संरक्षण? तो हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर। 1987 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित विश्व पर्यावरण और विकास आयोग WCED द्वारा प्रकाशित हुआ। नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेन ब्रुंडलैंड इस आयोग की अध्यक्ष थी, जिनके नाम पर इसे ब्रुंडलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। हमारा साझा भविष्य इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पवन द्वारा होने वाले मृदा अपरदन को रोकने के लिए पेड़ों को कतारों में लगाना क्या कहलाता है? वह कहलाता है, सभी लोग बताइए, रक्षक मेखला, माल्चिंग, वेदिका फार्म या अंतर फसल हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी लोगों को बताना और फीडबैक करना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पवन द्वारा होने वाले मृदा अपरदन को रोकने के लिए पेड़ों को कतारों में लगाना क्या कहलाता है? वह कहलाता है रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्टस। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इन सिटू स्वस्थानीय वन्यजीव संरक्षण का उदाहरण नहीं है? एक राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य कहलाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है, लेकिन वनस्पति विज्ञान नहीं कहलाता। इन सिटू अर्थात स्वस्थानीय जो होते हैं वन्य वनस्पति विज्ञान नहीं कहलाते, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एजेंडा 21 जो सतत विकास से संबंधित है किस वैश्विक सम्मेलन में अपनाया गया था? वह कहलाता है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चिपको आंदोलन की तर्ज पर दक्षिण भारत अर्थात कर्नाटक में पर्यावरण और बच्चों के संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? वह है अपिक्को आंदोलन, जो अक्सर पूछा जाता है। अपिक्को आंदोलन, जंगल बचाओ, बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, इनसे एक प्रश्न जरूर आता है, तो सभी को ध्यान देना है, समझना और फीडबैक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र में जल की कमी का सबसे बड़ा कारण बनकर उभर रहा है, भले ही वहाँ भारी वर्षा होती हो? 4 ऑप्शन दिए गए। तो मेरे प्यार में, तो आप सभी लोग जानते हैं कि वह कारक जो किसी क्षेत्र में जल की कमी का सबसे बड़ा कारण बनकर उभर रहा हो, भले ही वहाँ भारी वर्षा होती हो, वह जल का अत्यधिक दोहन और असमान वितरण या औद्योगिक प्रदूषण कारक कहला जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाए। इसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सभी घरों के लिए छत वर्षा जल संचय अनिवार्य कर दिया गया? राजस्थान, तमिलनाडु, केरल या मध्य प्रदेश? तो भारत का वह राज्य जिसमें सबसे पहले सभी घरों के लिए छत वर्षा जल संचयन अनिवार्य किया गया, वह है तमिलनाडु। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कर लीजिएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में किस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए 1986 में पारित किया गया? मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। किस लिए किया गया? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। ठीक है, तो ये रहे आज का हमारी क्लास, जब हमने टॉप 30 क्वेश्चन किया। इस टॉपिक को हमने कवर किया, रिवीजन कर लिया, और रिवीजन को बेहतर करिए, तैयारी करिए, ताकि सपने को साकार कर पाएँ, अपने माता पिता के सपने को साकार पाएँ, उन सभी को जवाब दे पाएँ जो आपके लिए आज कहीं ना कहीं पढ़ने में अड़ोड़ा डालते हैं, टांग अड़ाते हैं। तो टांग अड़ाने वालों से दूर रहिए, अड़ोड़ा अड़ाने वाले से जो होते हैं उनसे दूर रहिए। ठीक है, निगेटिविटी से दूर रहिए, नकारात्मक से दूर रहिए, पॉजिटिव लेकर अपने सपने को साकार करने के लिए अपना जो आपने रास्ता चुना है, टीचर बनना, शिक्षक बनना, उसके लिए लगिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, जो बन सके, जितना मेहनत बन सके, जहाँ से मिले आपको मटेरियल, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए और बेहतर प्रिपरेशन करिए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा नॉलेज होगा, जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना अत्यधिक आपके क्वेश्चन के आंसर सही होंगे। मिलते हैं अगले सेशन पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।